तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट का 2024 का एमसीक्यू। मतलब इसी साल जो पूछा गया था आपके सीनियर्स से, जब आपके सीनियर्स फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो उनके एग्जाम्स जनवरी में हुए थे पिछली बार। तो जो उनका पेपर आया था उस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो पेपर है, पेपर में मैं आपको डेट शीट वगैरह भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए डेट कब का, 23 का है, 30 दिसंबर। हाँ 30 दिसंबर 2023 को इनका पेपर था। तो ये आखिरी पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्यूब पे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपके सारथी कोर्स में अपलोड कर दिए गए। और जो भी स्टूडेंट्स सारथी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ये टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और सारथी कोर्स को ज्वाइन करिए। दिस इज द परफेक्ट टाइम। अगर आप और लेट करेंगे आप तो फिर सारथी कोर्स ज्वाइन करने का भी कोई फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स, सीमित साझेदारी का अर्थ होता है। पहला, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, साझेदारी में जो सदस्यों की संख्या है वो सीमित होती है। दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी लिमिटेड, सारे साझेदारों के दायित्व तो सीमित होता है। लिमिटेड एरिया ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सीमित क्षेत्र होता है। या फिर लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स टू बी लिमिटेड, यानी कुछ साझेदारों का दायित्व तो सीमित होता है। अब बताइए इसमें इससे आंसर क्या सही होगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में देखिए रियलिटी क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक होता है जनरल पार्टनर जिसको हम कहते हैं सामान्य साझेदार, और एक होता है स्पेशल पार्टनर जिसको हम कहते हैं विशेष साझेदार। जनरली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा सिवाय एक पार्टनर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी नहीं सही होगा क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स का है, कुछ पार्टनर्स। यहाँ पे होता है ना, अगर लाइबिलिटी ऑफ वन पार्टनर इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड एंड अदर पार्टनर्स इज लिमिटेड, ठीक है, तो फिर हम इस आंसर को सही मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी लिमिटेड, सभी साझेदारों का दायित्व तो सीमित होता नहीं है। कोई तो एक पार्टनर होगा जिसे जनरल पार्टनर कहेंगे, उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर सोचना होता है। अगर उसमें कोई गलती किए तो यूनिवर्सिटी तो निपट लेगी आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पार्टनर्स हैव लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व तो कैसा होता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर अप टू देयर कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कितना होगा? अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म आपका डिसॉल्व हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया, डिसॉल्व नहीं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके पास जो संपत्ति है उससे सारे दायित्व को नहीं चुकाया जा सकता है। तो पता क्या किया जाएगा? पार्टनर्स का घर द्वार बर्तन बेचा जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। और तब तक बेचा जाएगा जब तक कि सारे डेट्स को पे नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, What characterizes a one person company? एक व्यक्ति कंपनी की क्या विशेषता है? ऑप्शंस हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, मल्टीपल ओनर्स, सोल ओनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, कंपनी नहीं। वन पर्सन कंपनी में मालिक भी एक होता है और लायबिलिटी भी कैसी होती है मालिक की? अच्छा याद रखना, मालिक की लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हमेशा याद रखिएगा, मालिक की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एकमात्र स्वामित्व और सीमित दायित्व। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, व्यवसायिक संगठन का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो सोल ट्रेड कहो या सोल प्रोप्राइटरशिप कहो या सोल ट्रेडरशिप कहो, बात एक ही, एकल व्यापार सबसे प्राचीन है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सबसे प्राचीन है, बिल्कुल नहीं। सबसे प्राचीन कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगला, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कितने सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? पहला 10, 200, 100 अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स हैं उतने ही मेंबर बन सकते हैं। ऐसा है क्या? कौन कहता है? अब मान लो कोई एक मेंबर है, उसने 10 शेयर होल्ड किया है, कोई एक मेंबर है जिसने 100 शेयर होल्ड किया है, तो जितने मेंबर हैं उतने शेयर होल्डर हैं क्या? जितने शेयर उतने मेंबर हैं। भाई 110 गो शेयर हुआ तो मेंबर कितना होना चाहिए? 110 गुना, यहाँ तो 2 गो है बस।
ऑप्शन है 100, 10, 200। None of these. अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है यूनिवर्सिटी को, ये तो देना चाहिए ना कि किस कंपनी की बात कर रहे हैं भाई तुम। कंपनी में मेंबर्स की कितनी ओनरशिप हो सकती है, शेयर से थोड़ा ना डिपेंड करता है भाई। शेयर्स तो कंपनी जितना चाहे उतना ऑथोराइज कर सकती है, नो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना होता है। किसमें, कहाँ लिखती है कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किस क्लॉज में, किस क्लॉज में लिखती है? कैपिटल क्लॉज में। किस क्लॉज में? कैपिटल क्लॉज में। अब देखो इस क्वेश्चन का कायदे से आंसर क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अप टू 200, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा प्राइवेट कंपनी के हिसाब से, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो कोई लिमिट है नहीं नंबर ऑफ मेंबर्स पे, तो 200 इसका आंसर होगा। क्योंकि हम ये मान के चलेंगे भाई यूनिवर्सिटी की गलती है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा हमसे कि प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। वैसे तो पब्लिक में अनलिमिटेड हो सकते हैं, पब्लिक में कहाँ है अनलिमिटेड, कहीं ऑप्शन दिया है? तो फिर कैसे अनलिमिटेड लगाओगे? बोलिए शुक्ला जी बोलिए। ये पब्लिक के हिसाब से चलना है, तब तो आपको शेयर हो सकता है ना। कैसे पब्लिक के हिसाब से चले? पब्लिक अनलिमिटेड है भी अनलिमिटेड। भाई देखो कंपनी के पास जितने शेयर्स हैं उतने मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कंपनी के पास जितने शेयर्स हैं उससे अधिक मेंबर्स भी हो सकते हैं। पता है कैसे? एक होता है ज्वाइंट ओनर, यू नो ज्वाइंट ओनर, एक शेयर के 2 लोग मालिक हैं, ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 5 लोग मालिक हैं। तो अब कैसे कह सकते हैं आप? अगला क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज। तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होंगे? 2 पार्टनर्स होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ये कहां लिखा गया है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, याद रखिएगा। धारा 464 कंपनी अधिनियम 2013 का ये कहता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन ये बात इस शर्त के अधीन है कि हमारे देश की सरकार ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, और सरकार ने अभी कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? मैक्सिमम 50, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सोल ट्रेड इज टू बी रजिस्टर्ड, एक एकल व्यापार को पंजीकृत किया जाता है, तो वह इलेक्टिव है, मन करे तो करा लो, ना मन करे तो मत करा लो। अब देखो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इलेक्टिव पूछा जा सकता है, ऑप्शनल भी कहा जा सकता है इसको, वॉलेंट्री भी कहा जा सकता है, या नॉट कंपल्सरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया बाबू? अगला क्वेश्चन, मेंबरशिप इन अ बिजनेस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑब्टेन्ड, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के व्यवसाय में सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है? जैसे ही आप जन्म लेते हैं किसी परिवार में, वैसे ही आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। जैसे मान लो मुकेश अंबानी के परिवार में जो जन्म लेगा वो तो अंबानी परिवार का कहा जाएगा, मतलब रिलायंस परिवार का वो सदस्य हो गया। हालांकि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस नहीं है, वो तो कंपनी का बिजनेस है, ठीक है। तो भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ऐसा ही होता है। अच्छा एक बहुत मजेदार बात बताते हैं, पता है जो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है अगर उस दिन से ही वो बोल रहा है ना, बोल सकता है, तो उसी दिन वो अपना बंटवारा मांग सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि बच्चा उस समय बोलता नहीं है। समझ में आया? इतना अथॉरिटी है आपके पास। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल 1 शेयर 1 वोट इज एप्लीकेबल टू, एक शेयर एक वोट का सिद्धांत किस पर लागू होता है? एक शेयर एक वोट, कंपनी, 1 मैन 1 वोट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब सहकारी समिति के सिद्धांत है। बाकी 1 शेयर 1 वोट किसका सिद्धांत है? कंपनी का। अच्छा जरूरी नहीं है कि कंपनी में हमेशा एक शेयर के लिए एक ही वोट हो सकता है एक शेयर के लिए 2 वोट हो, या फिर हो सकता है 10 शेयर के लिए 1 वोट हो। इसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ इशू किया जाता है, ठीक है। तो उसमें होगा आपके पास भले एक शेयर, लेकिन उसमें वोटिंग अथॉरिटी कितनी होगी? 2-2। या फिर हो सकता है आपके पास 10 हो लेकिन वोटिंग पावर कितना होगा? बस 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द ISBN इन इंडिया? ISBN को एसेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में? तो भाई वो है राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कोलकाता। अभी याद रख लीजिए, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया बिना मतलब का। अगला क्वेश्चन,
व्हाई इज बिजनेस कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी? ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से देना है। समाज में व्यवसाय को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्यों? व्हाई बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी? बिकॉज इट प्रमोट्स अनएम्प्लॉयमेंट। भाई बिजनेस से बेरोजगारी आती है कि रोजगार मिलता है? रोजगार मिलता है। अगला, इट इनकरेजेस इनकम इक्वालिटी। क्या ये इनकम इक्वालिटी को बढ़ाता है? मतलब ये इनकम को बराबर बराबर बांटता है। अगला, इट फोस्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश की आर्थिक विकास को करता है। या फिर इट हैम्पर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ये नुकसान पहुंचाता है। भाई बिजनेस आएगा तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि जब जब बिजनेस हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे देश में क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, हमारे देश में ज्यादा पैसा आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं, सावधान रहिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? व्यवसायिक गतिविधि की किस श्रेणी में कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज नोन फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण उद्योग का काम यही है कि कच्चे माल को, कच्चे पदार्थ को हम कहाँ कन्वर्ट करें? फाइनल गुड्स में। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी का ही एक पार्ट होता है। प्राइमरी में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। और सेकेंडरी में हम क्या करते हैं? उन्हीं रॉ मटेरियल्स को लाके या तो उनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब बालू, ईंटा, सीमेंट से हम क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ठीक है, रोड बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? व्यवसायिक उद्देश्यों की विशेषता क्या है? सब्जेक्टिविटी, विषय परक होते हैं, वेगनेस, अस्पष्ट होते हैं, स्पेसिसिटी, विशिष्ट होते हैं, या अनमेजरेबिलिटी, मापनीय होते हैं? मापनीय नहीं होते, सॉरी। बताइए। बिजनेस का जो उद्देश्य है वो सब्जेक्टिव होगा, मतलब बिजनेस का उद्देश्य बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वेग, मतलब बिजनेस का उद्देश्य क्लियर नहीं होता है। क्यों भाई, क्लियर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए ना आपके। जैसे आपके लाइफ का गोल क्लियर होना चाहिए, वैसे बिजनेस का भी गोल क्लियर होना चाहिए, तभी तो क्लियरिटी के साथ मैनेजमेंट काम कर पाएगा, उसको एक डायरेक्शन मिल पाएगा। स्पेसिफिसिटी मतलब विशिष्ट होना चाहिए। आपने कभी तो क्लास 12th में प्लानिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, नियोजन। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव। देखो कितनी अंदर की बात पूछी गई है, मैं फैन हो गया उस क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव का एक फीचर बताया जाता था कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? स्मार्ट में एस का मतलब क्या था? स्पेसिफिक, यानी विशेष। वहां से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, समझे? इसका आंसर क्या होगा? बिजनेस का उद्देश्य विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विशिष्टता। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट? भाई व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? इट डिटरमाइंस टैक्सेशन रेट। हमारे देश में टैक्स रेट को डिटरमाइन करता है। हमारे देश में टैक्स रेट को डिटरमाइन करने का काम किसका है? भाई हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब का है। जो फाइनेंस एक्ट होता है वो बनता है, उसमें डिसाइड, बिजनेस थोड़ा डिसाइड करेगा कि टैक्स रेट क्या होगा। दूसरा, इट असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करता है। या इट अफेक्ट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये राजनीतिक विचारधाराओं को प्रभावित करता है। या इट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। पूछा क्या गया है कि बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? आप सभी को पता है कि बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री को फिर तीन पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर प्राइमरी को दो पार्ट्स में, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। फिर सेकेंडरी को दो पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग को चार पार्ट्स में, असेंबलिंग, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है किस लिए किया गया? ताकि हम ये जान पाए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि कॉमर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये हम समझ पाए। तो इसका आंसर क्या होगा? इट असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करता है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि हमारे देश के विकास के लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सी जरूरी नहीं है, ठीक है। व्हाट डिफरेंशिएट्स एन इंडस्ट्री फ्रॉम कॉमर्स? एक उद्योग को वाणिज्य से क्या अलग करता है? एक उद्योग को वाणिज्य से क्या अलग करता है, मतलब इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज,
यानी गतिविधियों का दायरा, प्रॉफिट मोटिव, भाई कॉमर्स भी प्रॉफिट मोटिव से होता है और इंडस्ट्री भी प्रॉफिट मोटिव से होती है। लीगल स्ट्रक्चर यानी कानूनी संरचना या एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस यानी रोजगार प्रथाएं। तो भाई बाकी सारी चीजें तो सेम होती हैं, गतिविधियों के दायरे बदल जाते हैं। जो आपका कॉमर्स होता है, कॉमर्स में सर्विसेज आती हैं, कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपका ट्रेडिंग आता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। लेकिन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग आती है, इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन आता है, इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन आता है, इंडस्ट्री में जनरेशन आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्या अलग करता है दोनों को? स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का दायरा अलग करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टराइज अ प्रोफेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू अ बिजनेस? व्यवसाय के विपरीत पेशे की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है भाई? प्रोफेशन और बिजनेस में क्या अंतर है? सबसे पहले, प्रॉफिट किसका प्राइमरी गोल होता है? बिजनेस का। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन की सबसे बड़ी पहचान। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर, आपका एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीए के लिए ICAI है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लॉयर्स के लिए BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और ये आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करता है और उसी को आपको फॉलो करके अपना काम करना होता है। तो प्रोफेशन को क्या अलग करता है? उसके एथिक्स, उसके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन बिजनेस में ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई इज अ पार्टनरशिप कंसिडर बेनिफिशियल? साझेदारी को लाभदायक क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि पार्टनरशिप में बंद करना इसको आसान है। अच्छा, आसान, बेनिफिशियल पूछा गया है, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेड कैपिटल इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेड कंट्रोल ये भी इसका डिसएडवांटेज है। भाई इसका एडवांटेज क्या है ये पूछा गया है। उसको बंद करना आसान, यानी एज ऑफ डिसोल्यूशन, विघटन में आसानी होती है। पार्टनरशिप को स्टार्ट करना आसान है, कुछ नहीं करना है, दो लोग मिले, एग्रीमेंट किए, पार्टनरशिप शुरू हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं और बंद करना भी आसान है। जिस दिन आपका और हमारा एग्रीमेंट टूटा, पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस? इस व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ध्यान से। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर वगैरह को देखना। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी जो आपकी होती है। अगला, एट व्हाट स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट डज अ कंपनी टिपिकली फोकस ऑन एक्सपांडिंग इट्स मार्केट रीच? व्यवसाय विकास के किस चरण में कोई कंपनी आमतौर पर अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है? मैंने आपको पढ़ाया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, पढ़ा था ना? उसमें कौन कौन सा स्टेज था? इंट्रोडक्शन स्टेज था, ग्रोथ स्टेज था, मैच्योरिटी स्टेज था और डिक्लाइन स्टेज था। पूछा गया कि किस स्टेज में जो आपकी इंडस्ट्री होगी वो क्या कोशिश करेगी कि हम एक्सपांड करें अपनी मार्केट रीच को। फॉर एग्जांपल, हम आज सामान बेचते थे केवल गोरखपुर में, अब हम लखनऊ में बेचना चाहते हैं, अब हम कानपुर में बेचना चाहते हैं, अब हम पूरे हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। तो किस स्टेज में होगा ये? ग्रोथ स्टेज। अच्छा, किस स्टेज में हमारा मार्केट पूरा स्टेबलाइज हो जाता है? मैच्योरिटी स्टेज में। कब हम बिल्कुल नए नए बिजनेस में आए हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज में। कब हमारा बिजनेस डूबने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है? डिक्लाइन स्टेज। जैसे नोकिया किस स्टेज में है अभी? नोकिया किस स्टेज में अभी? डिक्लाइन स्टेज में। टारगेट गुरुकुल किस स्टेज में अभी? ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि इंट्रोडक्शन तुम्हारा बहुत पहले हो चुका है। अच्छा, PW किस स्टेज में अभी? मैच्योरिटी स्टेज में है, वो अपने मार्केट को स्टेबलाइज कर चुका है लगभग। अनअकैडमी किस स्टेज में है? नहीं, वो भी मैच्योरिटी स्टेज में ही है। हाँ, अब धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि PW की वजह से। समझ में आया? तो भाई हर बिजनेस का अपना एक स्टेज होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? ऑप्शंस हैं, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन, गैर लाभकारी अभिविन्यास, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, लेन देन की निरंतरता, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ओनली, केवल वस्तुओं का उत्पादन, एब्सेंस ऑफ रिस्क, यानी रिस्क नहीं होता है। पूछा गया कौन सा बिजनेस का फीचर है? तो भाई कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट नहीं कमाते हैं? भाई वो बिजनेस का जो हम प्रॉफिट ना कमाए। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें हम केवल गुड्स बनाते हैं? सर्विसेज भी तो बनाते हैं बिजनेस में। बिजनेस का डिफिनेशन क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन इज एंगेज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द मोटिव ऑफ
अर्निंग प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी तो होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्क आ गया। इसका आंसर क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, लेन देन की निरंतरता। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिफाइंस अ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ प्रोफेशन? व्यवसाय को पेशे से अलग क्या परिभाषित करता है? तो भाई प्रोफेशन में बिजनेस को प्रोफेशन से अलग करना है, बिजनेस को प्रोफेशन से अलग करना है, तो क्या अलग करेगा? प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल गेन इज द प्राइमरी मोटिव, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब बताइए, इसका आंसर बताइए। पूछा क्या गया कि व्यवसाय को पेशे से अलग क्या परिभाषित करता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो बिजनेस को प्रोफेशन से अलग बनाती है? क्या? अब देखो ध्यान से सुनो, सुनो सुनो, इसमें तीन ऑप्शन, इसमें तीन ऑप्शन सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस में फाइनेंशियल गेन जो होता है प्राइमरी मोटिव होता है, ठीक है, और प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो ये भी बिजनेस को अलग बनाना है ना प्रोफेशन से। और अगेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन वहीं प्रोफेशन में जाएंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सीए बनना है तो डिग्री करके आओ, सीए का एग्जाम पास करके आओ, तब सीए कहलाओगे। बिजनेसमैन बनना है, 8वीं फेल हो, बिजनेसमैन चला सकते हो, बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। तो भाई क्या अलग करता है बताओ स्पेसिफिकली? क्यों बिजनेस में सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती है? दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। यहाँ पे अगर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली होता तो फिर हम मान लेते। इसका एकदम बेस्ट आंसर होगा बी, फाइनेंशियल गेन इज द प्राइमरी मोटिव। क्यों? क्योंकि बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे तो पैसा कमाना है, लेकिन प्रोफेशन का पहला ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस देना। जैसे एग्जांपल तुम देख लो, यूट्यूब पे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, पहले आपसे मैं पैसा मांग रहा हूं कि पहले आपको वीडियो दिखा रहा हूं? पहले आपको वीडियो दिखा रहा हूं ना, उसके बाद पैसा लूंगा? नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाया, वहां पे मैंने कहा कि कोर्स में आ जाओ, पढ़ो, वहां पे डिटेल चीजें मिलेंगी आपको, तो पहले मैंने आपको सर्विसेज दी, उसके बाद मैं आपसे प्रॉफिट रिसीव करूंगा। तो ये बिजनेस को प्रोफेशन से अलग बनाता है। समझ में आया? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी भी हो सकते थे, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? बी वाला है। 25 क्वेश्चन बस। अगला क्वेश्चन, which term describes the transition from traditional to modern business practices? यानी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं उससे आधुनिक व्यवसायिक प्रथाओं में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब पहले हम बिजनेस करते थे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अपना के, अब हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। क्यों? किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज औद्योगिकरण। क्या कहते हैं इसको हम? चलिए बाकी इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। लेट हो रहा है, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स, हमारे थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो आज ये जो क्लास है यहीं तक रहती है, लेकिन इस क्लास के साथ आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी गई थी, दोनों इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है हमारे सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर कनेक्ट हो जाइए ताकि हमारी फ्यूचर कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप से होती रहे। दूसरी चीज, सारथी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सारथी ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी गोरखपुर में चलती हैं, मोहद्दीपुर में। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो मोहद्दीपुर में अवंतिका होटल की ठीक सामने वाली जो गली है वहीं पे लगभग 50 कदम गरिमा हॉस्पिटल के बगल में चलती है आपकी क्लासेस, ठीक है। दूसरी चीज, कल